राइट। तो एक और चीज़ जो होती है आपकी इक्वेशन होती है, जो होती है आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की इक्वेशन, उसके बारे में बताता हूँ। तो मैं हल्का सा एक ब्रीफ रिव्यू दे दूंगा। ऑलराइट, अब मैं इस चीज़ को प्रूव करके डराइव नहीं करने वाला। उसका रीज़न ये है कि यार ये डेरिवेशन आई डोंट थिंक इवन जेई एडवांस लेवल पे कहीं काम आता है, जेई मेन पे तो बिल्कुल कोई काम की चीज़ नहीं है ये। तो हम केवल देखेंगे यार कि ये क्या चीज़ है और इसको कैसे यूज़ करना है, ठीक है। तो आपके पास क्या होता है कि जो वायर्स होते हैं ना, उसके अंदर अलग अलग तरह के एटम्स वगैरह होते हैं और इनके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो कंडक्शन करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर जा रहे होते हैं। तो लोगों ने ये नोट किया कि जब इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन्स एक सर्टेन स्पीड से मूव करते हैं। ऑलराइट, ये इलेक्ट्रॉन्स का एवरेज स्पीड निकाला गया, कैलकुलेशन करके स्टैटिस्टिकल वगैरह बहुत सारी चीज़ें लगाई गई, एवरेज वगैरह किया गया, तो पता चला कि एवरेज एक स्पीड होती है। अब ये जो स्पीड होती है वो मिलीमीटर पर सेकंड के ऑर्डर की होती है लगभग टिपिकल कंडक्टर्स में। और हाँ, अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि भैया अगर इतना स्लो ये करंट मूव हो रहा है या इलेक्ट्रॉन इतना स्लो मूव हो रहा है तो करंट एकदम से फटाफट क्यों ऑन हो जाता है बिजली का बटन दबाते ही? वो इसलिए क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के मूवमेंट की स्पीड रिलेवेंट है, जो स्पीड ऑफ लाइट है। यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन के फिजिकल मूवमेंट की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये एक डिस्टिंक्शन आपको समझना होगा। तो पहले एक क्वांटिटी आती है आपका जे, करंट डेंसिटी, ये वेक्टर होता है, ठीक है। करंट डेंसिटी क्या होता है? आपके पास जैसे कोई करंट जा रहा है आई, ठीक है, एक सर्टेन एरिया डी एस के थ्रू, तो हम उसको डिफाइन इस तरह से करते हैं कि जो करंट है ना उस एरिया के थ्रू, वो होता है क्या, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन, जे डॉट डी एस। तो बेसिकली ये एक तरह से करंट पर यूनिट एरिया है। तो अगर आपके पास 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जैसे एक बड़ा सा थिक सा वायर है, उसके अंदर से 1 एम्पेयर करंट जा रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 1/10⁴ एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर, जैसे इसकी हो गई करंट डेंसिटी। ये बेसिकली करंट पर यूनिट एरिया है। तो अगर हमें करंट निकालना है तो क्या करना होगा, करंट पर यूनिट एरिया इनटू एरिया का इंटीग्रेशन। ये वेक्टर होता है, इसकी डायरेक्शन होती है करंट के लॉन्ग, है ना। अब अगेन ये थोड़ी सी चीज़ें, अब ये क्या आया, करंट डेंसिटी क्यों आया, ये सब के बारे में बहुत ज़्यादा सोचिए कि मतलब नहीं है। क्वेश्चन क्या है वो मैं बता दूंगा, कैसे सॉल्व करना मैं बता दूंगा। ऑलराइट, आपको पढ़ना कहाँ से हुआ मैं बता दूंगा, बिल्कुल बताऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यार अपन बात करते हैं मैं भाई कि इस इक्वेशन का यूज़ कैसे करना है। तो जो मैंने बताया ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसको अगर अपन वी डी माने, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को अगर ई माने, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब कि अगर तुम 1 मीटर क्यूब का डब्बा लेते हो, उस सब्सटेंस का जो भी ले रहे हो, कॉपर ले रहे हो, एल्यूमिनियम, जो भी आपको लेना है कंडक्टर, उसमें कितनी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, उसको हम एन कहते हैं। ये होती है वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर डेंसिटी सॉरी, मतलब कि आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, मतलब उसकी डेंसिटी। तो मैं बताऊंगा कैसे क्या है, और आपको फिर निकालना है NeAVD, ठीक है। तो एक इक्वेशन आती है आपके पास, ये याद रखेंगे बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्वेश्चन आते हैं इससे, बहुत सारे आते हैं, ये डायमेंशन एनालिसिस में भी काम आ जाएगा। तो करंट डेंसिटी इज गिवन बाय नथिंग बट इलेक्ट्रॉन का चार्ज मल्टीप्लाइड बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टर, या उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको यूज़ कैसे करना बताता हूँ। आपको पूछेंगे कि कैलकुलेट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन अ वायर विथ, जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास एक कोई मेटल है जिसके अंदर n की वैल्यू 10⁻28 है, ठीक है, जो भी ऐसा यूनिट में सब बात कर रहा हूँ। E की वैल्यू सबको याद होती है, 1.6 × 10⁻−19 होती है, ऑलराइट। और आपको बोला गया कि उस वायर का जो एरिया है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसमें 1 एम्पेयर करंट फ्लो हो रहा है। तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे, जे निकालोगे। जे कितना है, 1 एम्पेयर डिवाइड बाय 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, -4 क्यों, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी कि 10⁻⁻2 मीटर का स्क्वायर, यानी 10⁻⁻4। तो जे आ गया आपका 10⁻4। तो 10⁻4 इक्वल टू एन कितना है आपका दिया हुआ है, 10⁻28 है, ई कितना है 1.6 × 10⁻−19 है, और आपको वी डी निकालना है। अब वैसे मैंने फिगर्स काफ़ी रफ लिए हैं, मेरे को कोई आइडिया नहीं है, तो ये आएगा कितना लगभग, ये वी डी आपका आ जाएगा कितना, ये 7 10⁻7 इधर, ठीक है, 7 ही आएगा ना, कि 9, सॉरी 9 आएगा, और इधर 10⁻4 10⁻−5, ये लगभग आ जाएगा आपका 0.96 इंटू 10⁻⁻9, है ना, जो भी है निकाल लेना, मैं उसकी कैलकुलेशन करने नहीं आया यहाँ पे, मैं को ये बताने आया हूँ कि निकालते कैसे इस चीज़ को। तो क्वेश्चन मोस्टली ये आता है कि आप निकालो। एक आ जाता है डायमेंशन एनालिसिस करने की, आ जाती है कि यार इनमें से किसी एक की ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायमेंशन, चलो वो तो मीटर पर सेकंड है, जे का डायमेंशन क्या है, इस तरह की चीज़ें कई बार इसमें से यूज़ हो जाती है। तो आप ये क्वेश्चन याद रखेंगे। मैं आपको बताता हूँ कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के नाम पे ना दुनिया भर का नाटक होता है, दुनिया भर का नाटक होता है, दुनिया भर के प्रूफ कराए जाते हैं, जबकि आपको इवेंचुअली काम केवल एक ये चीज़ आती है और थोड़ी बहुत ये चीज़ तो याद ही रहती है, बस ये 2 चीज़ काम की थी। बाकी इसमें पूरी जो भी बकवास कराए जाते हैं ना, एनसीईआरटी के अंदर पूरा प्रूफ करा रखा है, 2-3 पेज का तो प्रूफ ही है इसका केवल, कि और ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये होती है। जेई के अंदर ये सब काम नहीं आएगा,
ऑलराइट, मेरा अकेडमिक्स का कॉन्सेप्ट ही यही है यार कि आपको मैं वो चीज़ें बताऊं जो सबसे ज़्यादा रिलेवेंट हैं, जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। बाकी लोग क्या है पता है, पूरे टाइम इधर उधर की चीज़ें पढ़ते रहते हैं और फिर उनके बाद में नंबर नहीं आते, बोलते हैं हम तो इतने घंटे पढ़ते हैं क्योंकि तुम बेकार चीज़ें पढ़ रहे थे, कहीं यूज़ नहीं था। फिर भी अगर किसी को पढ़ना हो नॉलेज के लिए तो एनसीईआरटी के अंदर बहुत अच्छे से समझा रखा है ये चीज़, ठीक है, बहुत अच्छे से प्रूफ करके बता रखा है कैसे आया। वैसे वो बड़ा बेकार प्रूफ लगता है मुझे, है ना, वो एक तरह से काफ़ी अजम्पशंस माने गए उसके अंदर, है ना, बट अगेन आई एम नो वन टू कमेंट ऑन दैट। सो ये आप देख सकते हैं, ये दोनों चीज़ें इनके एनसीईआरटी में इसका प्रूफ दिया हुआ है कैसे आया। अब बात करते हैं अपन एक और, चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर विद रजिस्टर, है ना। तो आपके पास जैसे एक सर्किट है जिसमें कैपेसिटर है और एक रजिस्टर भी है और एक बैटरी है, ठीक है। अपन इसमें मान लेते करंट आई जा रहा है। अब अपन इसकी केवीएल लिख रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, केवीएल लिख रहे हैं। यहाँ से शुरू करो, वोल्टेज ड्रॉप -V, इधर कुछ भी नहीं, इधर यहाँ पे इसके अक्रॉस अगर तुम मान लो चार्ज अगर Q है इसमें, तो Q इक्वल टू क्या होता है, CV होता है। और ये आपका पॉजिटिव पोटेंशियल पे, क्योंकि हाई पे कनेक्टेड है, नेगेटिव पे होगा, तो Q इक्वल टू CV। तो CV कितना हो जाएगा, Q/C, समझ गए इतना। और पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, देखो प्लस से माइनस, तो यहाँ पे ऐड करेंगे क्या, Q/C। यहाँ से आ जाएंगे पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है I/R के बराबर। अब यही क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, ये तो आता ही नहीं हमें। तो यार बैटरी हमें दी हुई थी, है ना। अब एक बात और, कई बार बैटरी को एक E से रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसे EMF कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये इसका हिस्टोरिकल नाम है, ऑलराइट, कोई फोर्स नहीं है। और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नाम करके EMF को कहा जाता है, मतलब वोल्टेज या बैटरी को EMF भी कहा जाता है। तो इसको हम E से रिप्रेजेंट करेंगे तुम लोगों की खुशी के लिए। इसको चलो अपन ने E मान लिया, है ना। तो अब अपने पास इक्वेशन आ गई यार, इसमें यार R, C और E तो फिक्स थे क्योंकि बैटरी हमें गिवन थी, R और C हमें गिवन था। अब हमें इसमें Q और I दो वेरिएबल आए, तो क्या करें, याद करो I क्या होता है, dQ/dt, याद आया कुछ। तो ये सॉल्वेबल लग रहा है, अब तो लिख डालो, क्या आएगा ये, है ना। ये मिटा रहा हूँ मैं आप लोग के लिए ताकि आप नीचे की चीज़ आगे ऊपर कर पाए, है ना। अब अपन इसको ऊपर लिख के देखते हैं कि क्या करें। तो हमारे पास अब क्या आ गया, K dQ/dt, दिख तो रहा है ना, ये ऊपर तो नहीं लिख दिया जाता मैंने, हाँ, K dQ/dt बराबर, इसको उधर लेके जाओ, E - Q, LCM लिया है ना। तो dQ/dt, dQ/CE - Q यहाँ आ गया, इक्वल टू dt/KC। इतना समझे अभी तक। सॉरी, K कहाँ से आ गया था, R था, है, हवा में बह रहे हैं लोग अपन, है ना RC। अब यार ये इंटीग्रेशन कर देते दोनों साइड अपन। अब यहाँ पे मानो कि t = 0 से शुरू करके अपन t = t तक कैलकुलेशन कर रहे हैं। और यहाँ पे आप मान लीजिए इनिशियल चाहिए आपका कुछ भी था, Q0 था, जैसे Q, कैपिटल Q0 था, और अब आपको निकालना है कैपिटल Q, ठीक है। तो दोनों बात कर लेते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, ये -ln CE - Q, Q0 से लेके Q तक इक्वल टू, अब ये तो आपका t ही आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं इसमें। तो ये क्या आ गया आपका, CE - Q अपॉन CE - Q0, यही चीज़ आएगी, आप करके देख सकते हो, कोई वैसी दिक्कत वाली बात नहीं है। इक्वल टू -T e⁻ -T/RC। थोड़ा सा मैंने ज़्यादा सिंप्लीफाई किया ताकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा थोड़ा अपना भी दिमाग चलाओ यार, वरना आप चीज़ एकदम डिपेंडेंट हो जाओगे मुझ पर या सॉल्यूशंस पे। इतना समझ गए अब तक। तो अपन को क्या मिल रहा है यहाँ से, ध्यान देखो, अपन को Q निकालना था, तो Q कितना आ जाएगा, CE - Q0 ये आपकी Q की वैल्यू आ गई, मैंने RHS में लिख दिया वैसे, ये आपकी Q की वैल्यू आ गई, इतनी आएगी, देख लो, मन भर गया। अब अपन अलग अलग सिनेरियोज देखते हैं, ठीक है, स्टार्ट। हाँ, तो अब हमारे पास ये चीज़ आ गई है, तो अब अपन इसका एनालिसिस करते हैं। तो पहली बात, करंट अगर तुम्हें निकालना है तो करंट निकाल सकते हो dQ/dt करके, तो पता चलेगा वो एक्सपोनेंशियली डीकेइंग करंट है। तो स्टार्टिंग में क्या होगा कि आपकी जो बैटरी है ना, स्टार्टिंग में आपकी बैटरी एकदम जोर जर्रे से एकदम चार्ज फेंकेगी। क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग में इसके अक्रॉस पोटेंशियल कुछ है ही नहीं, तो ये कैपेसिटर एक खाली तार की तरह है, तो इसमें V/R ही करंट हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे कैपेसिटर के अंदर चार्ज बढ़े उसके अक्रॉस भी बैटरी
इसके अक्रॉस भी एक पोटेंशियल डिफरेंस एक्ट होता है और धीरे धीरे खुद एक बैटरी की तरह बिहेव करता है, इसके खुद के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस अब आ गया है, तो इसलिए करंट आपका डीके होता जाता है। एक और चीज़ आप देखो तो ये T/RC जो है इसको ऑब्जर्व करो। अब तुम्हें याद हो अगर 11th क्लास के अंदर तो E की पावर में हमेशा डायमेंशनलेस क्वांटिटी आनी चाहिए। इसका क्या मतलब है कि T और RC की डायमेंशन बराबर है, तभी कैंसिल होंगे, तो RC की डायमेंशन T के बराबर है। इसको कहा जाता है टाइम कांस्टेंट, और ये कई बार डायमेंशन एसेस में कहा जाता है टाइम कांस्टेंट कहा जाता है T, इसको टॉ। इसका मतलब क्या होता है समझो, इसका मतलब ये होता है कि अगर तुमने T की वैल्यू टाइम कांस्टेंट कर दी तो e⁻⁻1 हो गया, यानी इसके अंदर आप देखो तो 1/2.7 ये लगभग आ जाता है आपका 0.67, ठीक है 0.67 ही आएगा नहीं, हाँ इसका क्या मतलब होता है 63% जो भी है, इसका ये मतलब होता है कि इतनी परसेंट आपकी जो क्यू है वो हो गई, इतनी परसेंट चार्जिंग हो गई है। तो टाइम कांस्टेंट क्या होता है कि आपकी 1-1/e जो चार्जिंग है वो हो गई, इतना आपका चार्ज हो गया है, क्योंकि t=0 डालोगे ना इक्वेशन में तो ये आपका 0 आएगा। क्या इतना समझ गए आप चीज़ कि क्या है, क्या चार्जिंग में क्या हो रहा है। अब एक और चीज़ होती है कि अपन ने क्या किया, इस कैपेसिटर को चार्ज होने दिया एकदम मस्त, एकदम खुल्लम खुल्ला, तो इसका चार्ज इवेंचुअली जो है, मतलब इसकी जो मैं बता देता हूँ नया डायग्राम बना के, तो ये आपका नया सर्किट है। इसमें क्या किया अपन ने, इस कैपेसिटर को प्लस E पोटेंशियल में चार्ज कर दिया, ये 0 ये E, समझे क्या कह रहा हूँ मैं, मतलब इसको इतना चार्ज कर दिया, इतना टाइम दे दिया कि ये पूरा बैटरी के बराबर ही चार्ज हो गया और बैटरी हटा दी। इस तरह कहा जाता है डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। इस पे लगाते केवीएल यहाँ से यहाँ, चलो तो क्या आएगा, अपन को एक सर्टेन इंस्टेंट मानते हैं जब इसके अक्रॉस क्यू चार्ज है और करंट I फ्लो हो रहा है, ठीक है, इधर से इधर जाएगा, वैसे करंट अपन इधर मानते हैं। तो क्यू अगर इसके क्रॉस था तो यहाँ से यहाँ जाएंगे तो क्या हो रहा है, वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है, कितना हो रहा है, -Q/C। इधर से इधर जाए वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, ठीक है ठीक है। तो यहाँ तक आप सभी लोग समझ गए कि यार ये चीज़ है। अब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, ये लिख देंगे और सॉल्व कर देंगे। ये गलत हो जाएगा, क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो करंट है वो -dq/dt है, क्योंकि आपका जो करंट है वो आप पॉजिटिव ले रहे हो और उसका मैग्नीट्यूड ले रहे हैं बेसिकली अपन, और जो चार्ज है वो डिक्रीज हो रहा है, तो आपको -dq/dt लेना है, तब वो पॉजिटिव आएगा। समझे क्या है चीज़, ये आपका बेसिकली ये बता रहा है कि आपका जो करंट है वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, लेकिन आपको जो चार्ज का इंक्रीमेंट है वो उस डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा अजीब लगेगा ये, बट ऐसा है। अब ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये EMF की तरह भी एक्ट कर रही है, तो आपका जो चार्ज का डिक्रीमेंट हो रहा है वो चीज़ से ज़्यादा बड़ा है कि आपकी EMF की वजह से फ्लो, ठीक है, ऐसा कुछ आप समझ सकते हो। तो अपन लिखेंगे तो क्या आएगा, -Q/C -dq/dt इंटू R बराबर 0। इससे क्या आ गया अपने पास, dq/dt इससे क्या आ गया अपने पास, इंटीग्रेट कर दो 0 से t, दिख रहा है ना ये क्या लिखा है मैंने, हाँ 0 से t इंटीग्रेट किया -dt/c को, और इधर मैंने किया है Q आपका ओरिजिनली था CE और अब Q मान लो, ठीक है। मैं वापस लिख देता हूँ इधर, किसी को नहीं पता चल रहा हो क्या लिखा मैंने, तो मैंने ये चीज़ लिखी है नीचे, है ना, ये तो समझ गए ना, लिमिट 0 से t होगी और इधर C 0 पे CE था और t पे Q था, तो ये ऐसी चीज़ है। तो अब यहाँ पे निकालेंगे तो क्या आएगा, ln Q/CE बराबर इंटीग्रेशन, तो यार पता है तुमको, बेसिक कोई बहुत वो नहीं है। ओहो 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 ओहो, यहाँ पे मैंने एक चीज़ शायद यहाँ पे R लिखना भूल गया मैं, यहाँ पे एक, ठीक है, IR था वो, मैं यहाँ पे शायद मिस कर दिया, ठीक है, इसको इंक्लूड करना है। तो क्या आ जाएगा, Q बराबर CE इंटू e⁻t/RC। ये है डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर का फॉर्मूला। आपके पास एक फुली चार्ज कैपेसिटर विद EMF E विद कैपेसिटेंस C अक्रॉस रेजिस्टेंस R, इसमें इस तरह की डिस्चार्ज होंगे। अब यहाँ पे ध्यान दो कि टाइम कांस्टेंट अगर अपन RC वापस रखते हैं तो इसका मतलब है कि आपका चार्ज कितना रह गया, 1/E इतना रह गया, यानी कि इसमें आपकी 1 - 1/E ये वैल्यू लगभग हो जाती है आपकी। चलो मैं तुम लोग के लिए निकाल के बता देता हूँ यार, क्या याद रखोगे तुम लोग, 1 माइनस ये लगभग आपका 1/2.5, ये 0.4 से थोड़ा सा छोटा होगा, 0.4 से थोड़ा सा छोटा, यानी कि 0.37 मान लो, तो 0.63 या 63% आपकी डिस्चार्जिंग जो है वो हो गई है। इसका मतलब है, तो चार्जिंग में 63% चार्जिंग हो गई थी, यहाँ पे 63% डिस्चार्जिंग हो चुकी है। तो
तो ये टाइम कॉन्स्टेंट की वैल्यू होती है। वैसे इस फैक्ट का कोई यूज़ नहीं, मुझे अब तक नहीं पता है क्यों पढ़ाया जाता है टाइम कॉन्स्टेंट की वैल्यू, कोई यूज़ नहीं उसका, लिटरली केवल डायमेंशन एनालिसिस में काम आ जाता है कि सी का यूनिट कई बार निकल जाता है या आर का यूनिट अलग तरीके से निकल जाता है, ये काम है बस इसका। तो सी आर की डायमेंशन टाइम होती है, याद रखना, डिस्चार्जिंग चार्जिंग ये होती है। समझ गए क्या आप? ये टॉपिक मैंने फालतू में लंबा खींच लिया, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, बट इससे क्या आपको सर्किट एनालिसिस करना आ गया, एक सीआर सर्किट का कैसे एनालिसिस होता है वो आ गया। क्वेश्चन क्या बनेंगे आपके, वही घिसे पिटे क्वेश्चन बनेंगे इस पे कि बैटरी का ईएमएफ बता देंगे, ये बता देंगे, कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन के क्वेश्चन बनेंगे प्योर। ये जो मैंने बताया ना, ये अगर तुम्हें प्रूफ समझ में आ गया तो बस यही क्वेश्चन थे इस पर, बस इसमें कैलकुलेशन घुसा देंगे और कुछ होगा ही नहीं इसमें। अब उसके अंदर ही बच्चे 20-20-30 क्वेश्चन लगाते रहते हैं, पता नहीं क्यों, कि एक बार सी की वैल्यू 10 लेंगे, एक बार 20 लेंगे, आर की वैल्यू 5 करके चेंज कर दी और 2 कर दी, क्या मतलब है उस चीज़ का, है ना। एक बार समझ जाओ, प्रूफ समझ जाओ, फिर काम आराम से होता है। और जितने भी जो बहुत अच्छी रैंक लेके आते हैं ना बच्चे, वो ऐसे ही तैयारी करते हैं, कॉन्सेप्चुअल तैयारी करते हैं एकदम, कि यार अपन को कम चीज़ें पढ़ें लेकिन उनको इतना अच्छे समझ जाएगी, कोई भी क्वेश्चन में अपन कर लेंगे। ऑलराइट, अब अपन बात करते हैं एमीटर, वोल्टमीटर, इन चीज़ों की। तो आपके पास 2 डिवाइसेज होते हैं, डिवाइसेज आपके 3-4 हैं, एमीटर है, वोल्टमीटर है, गैल्वेनोमीटर है, पोटेंशियोमीटर है। इनमें मैं आपको मेनली एम मीटर और वोल्टमीटर के बारे में बताऊंगा, बाकी मैं आपको रेफरेंसेस जरूर दे दूंगा, है ना, क्योंकि वापस से बहुत ज़्यादा स्पून फीडिंग करना मेरे हिसाब से सही नहीं रहता है जेई लेवल पे, और जो बच्चे बहुत ज़्यादा स्पून फीडिंग पर डिपेंड रहता है ना, वो बिल्कुल बिगाड़ के आते हैं ना पेपर। ऑलराइट, तो अब हम बात करें एम मीटर की। तो एम मीटर क्या होता है, आपके पास जैसे कोई ब्रांच है जिसके अंदर आर रेजिस्टेंस, इसमें आई करंट जा रहा है, बैटरी वी लगी हुई है, आपको इसके अंदर मेजर करना है कि वोल्टेज कितना है इसके अक्रॉस, जिससे आपको बैटरी की वोल्टेज मिल सके और करंट कितना है। तो उसके लिए 2 डिवाइस होते हैं, एम मीटर। एम मीटर क्या होता है, एम मीटर लगता है पैरेलल के अंदर, सॉरी एम मीटर लगता है सीरीज में, तो यहाँ पे एम मीटर लगता है, और अगर वोल्टेज फाइंड करनी है तो वोल्ट मीटर लगता है ऐसे। वोल्ट मीटर कैसे बनता है, वोल्ट मीटर बनता है कि आप एक डिवाइस लो, एक आपके पास एक गैल्वेनोमीटर होता है जिसकी रेजिस्टेंस आरजी होती है। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, डिवाइस होता है जो मेजरमेंट का काम होता है, क्या काम है क्या नहीं इतना नहीं सोच रहा। तो अपने पास एक आरजी वैल्यू का एक रजिस्टर दिया होगा, इसमें आप क्या करो, एक बहुत ही बड़ा रजिस्टर ऐड कर दो सीरीज में, जिसको मैं आर एस कह रहा हूँ, बहुत ही बड़ा रजिस्टर सीरीज में ऐड कर दो इसमें, और इसको पूरे को पैरेलल में लगा दो इस चीज़ को, तो ये आपका बन गया वोल्ट मीटर। ठीक है, तो जैसे ये आपकी ब्रांच थी जिसके अंदर आपको करंट और वोल्टेज मेजरमेंट करने थे, तो अब क्या किया आप, इसके अंदर बहुत बड़ी रजिस्टर ले ली और यहाँ पे लगा दिया। बहुत बड़ी रजिस्टर क्यों ली मैं बताता हूँ। अगर बहुत बड़ी रजिस्टर लेंगे तो ये पूरी ब्रांच की वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी, इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगी सीरीज़ में, तो यानी कि जो आपका करंट है वो इसमें कम जाएगा, इसमें ज़्यादा जाएगा। करंट लो रेजिस्टेंस के पास में जाना पसंद करता है, तो आपको बहुत ही छोटे से करंट के साथ आपको मेजरमेंट मिल जाएगी। ये होता है आपका वोल्ट मीटर। ऑलराइट, एक होता है एम मीटर। एम मीटर में क्या होता है, आप एक बहुत छोटा सा रजिस्टर लेते हो, ये आपका आर जे या कॉइल का जो रेजिस्टेंस है वो छोटा सा लेके, इसको मैं आर पी कह रहा हूँ, पैरेलल में लगा देते हो और इस पूरे को आप सीरीज में डाल देते हो। अब ये क्यों किया अपन ने, अगर अपन एक बहुत छोटा सा रजिस्टर अगर यहाँ पे पैरेलल में डालेंगे, उससे क्या होगा कि इस पूरे की जो रेजिस्टेंस है कंबाइंड वो उससे भी कम होगी, क्योंकि पैरेलल के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि आपके दोनों का जो सबसे छोटा रजिस्टर है उससे भी कम होती है। तो ये अगर बहुत ही छोटा सा अगर रजिस्टर हुआ ना, तो उससे क्या है कि इसकी रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाएगी और जो सर्किट है उस पर मिनिमम इफेक्ट पड़ेगा और आप कैलकुलेशन कर पाओगे करंट वगैरह की। तो आपको क्वेश्चन क्या आएगा एमीटर बोर्ड में, मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन ये आएगा कि यार आपके पास एक गैल्वेनोमीटर है जिसकी जो रेजिस्टेंस है वो 100 ओम की है, और इसके अंदर जो मैक्सिमम पॉसिबल डिफ्लेक्शन है वो 50 माइक्रो एम्पेयर का है। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो आपका ये जो डिवाइस है गैल्वेनोमीटर ओरिजिनल, इसके अंदर आपकी जो रीडिंग होती है, गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस होता है मेजरिंग जिसमें आप करंट रीड कर सकते हो, तो वो रीडिंग जो है वो मैक्सिमम आपकी आ जाती है 50 माइक्रो एम्पेयर, मतलब उसके बाद आता ही नहीं है कुछ, उसके बाद उसकी मैक्सिमम रीडिंग है। जैसे तुम्हारा है तो यहाँ से यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे 50 माइक्रो एम्पेयर, यहाँ पे तुम्हारी नीडल ऐसे घूमेगी और यहाँ पे आगे अटक जाएगी, इससे आगे मेजरमेंट ही नहीं होती है। जैसे आपका स्केल नहीं होता, केवल 12 इंच तक होता है, उसके बाद नहीं होता, वैसे ही। तो हम इसमें क्या रजिस्टर ऐड करें पैरेलल में कि ये एक 10 मिली एम्पेयर मेजर करने वाला एमीटर बन जाए। इसका क्या मतलब होता है कि इसके अंदर अगर तुम 10 मिली एम्पेयर करंट भी डालोगे ना तो भी डिटेक्ट कर ले, तो हमें यहाँ पे कुछ रजिस्टर लगाना पड़ेगा आरपी। तो बेसिकली हमें एक ऐसा रजिस्टर लगाना है सच दैट कि ज़्यादातर करंट जो है वो इसमें से चला जाए और इस भैया के पास केवल 50 माइक्रो एम्पेयर रहे। तो ऐसा करने के लिए अपन क्या कर देंगे, इसके अक्रॉस वोल्टेज सेम कर देंगे क्योंकि पैरेलल रजिस्टर है ये। तो 100 ओम इंटू 15 × 10⁻⁶ बराबर आर पी इंटू, अब यहाँ करंट कितना जाएगा, दिस माइनस दिस, इसकी जो भी कैलकुलेशन होती है आप कर लीजिए, बहुत खतरनाक कुछ है नहीं, आंसर आ जाएगा आपका लगभग। ये इसको चलो इग्नोर मार लो, तो ये आ जाएगा लगभग 10⁻³ यहाँ पे, ये 10 यहाँ पे, तो ये आ जाएगा आपका 0.5 ओम। 0.5 ओम की रजिस्टर लगा दो तो ये आपका काम हो जाएगा।
ऑलराइट, समझे क्या लॉजिक है कि हमको गैल्वेनोमीटर में जितना मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट दिया है उतना ही पास करवाना है, इसके अकॉर्डिंग पर कोई चीज़ करनी है। अब एक और क्वेश्चन क्या आता है कि आपके पास ऐसा कौन सा आप सीरीज में रजिस्टर लगाओ RS कि ये वोल्ट मीटर बन जाए जो 50 वोल्ट मेजर कर सके, ठीक है, ये अपन को करना है। तो इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ 100 ओम थे और यहाँ पे अपन ने RS में ऐड किया सच दैट कि इसके अक्रॉस अगर अपन ने 50 वोल्ट लगा दिए, ये 50 वोल्ट लगा लिया अगर अपन ने इसके अक्रॉस, तो भी मेजरमेंट हो जाए। इसका मतलब समझे वो क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि हमें इस तरह का रजिस्टर लगाना है कि इस गैल्वेनोमीटर के थ्रू इससे ज़्यादा करंट नहीं आए। तो कैसे करेंगे वो, ये करंट पास करवा दो। तो करंट कितना है अपने पास, 50 माइक्रो एम्पेयर, I इंटू आर, आर कितनी है 100 प्लस RS इक्वल टू वी, वी कितना है 50, निकाल लो 50 50, तो RS आपका हो जाएगा लगभग 10,000 1 लाख ओम, सॉरी 1 मिलियन ओम ठीक है, 1 मिलियन ओम का आपको रजिस्टर लगाना पड़ेगा यहाँ पे, थोड़ा सा कम रहेगा उससे, बट आप समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया एम मीटर वोल्ट मीटर का, भाई ऐसे ऐसे चलते हैं ये लोग, ठीक है। तो ये चीज़ होगी आपकी कि ये काम कैसे करते हैं। हाँ भाई, तो अब अपन देखने वाले एक नई चीज़ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर अगेन ठीक है, क्वेश्चन कभी आ जाए तो आ जाए, एनसीईआरटी में दे रखा है तो मैं तो बता देता हूँ यार। मैं ये वैसे मुझे ये बिल्कुल काम की चीज़ नहीं लगती है ज़्यादा, कोई बहुत खतरनाक, ये एक्सपेरिमेंट बड़ा मज़ेदार होता है, ये आप करोगे शायद 12th क्लास में, मज़ा आएगा। इसमें क्या होता है कि आप क्या करते हो, आपको ये बेसिकली 2 चीज़ में काम आता है। आपके पास अगर कोई बैटरी है या आपको कोई EMF मेजर करनी है, आपको कोई वोल्टेज मेजर करनी है विदाउट लॉस, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपन उसकी बात करें वोल्ट मीटर की, उसमें वोल्टेज मेजर हो रही थी लेकिन उसमें गलत वोल्टेज मेजर होती है। याद है उसमें अपन सीरीज रजिस्टर लार्ज से लार्ज लगाना चाहते ताकि कम एरर आए, लेकिन एरर फिर भी आ रहा था, इसमें एरर नहीं आता है, ऑलराइट, क्योंकि इसमें करंट फ्लो ही नहीं होता है। कैसे होता है बताता हूँ। तो आपको जैसे इस बैटरी या आपके पास जैसे कोई ई है, ठीक है, EMF आपको मेजर करनी है कोई बैटरी की ई, आप क्या करते हो, एक सर्किट बनाते हो जिसकी वोल्टेज V है जैसे, ठीक है, इसकी ओरिजिनल वोल्टेज जैसे V0 कर दो, चलो V0 इसकी पोटेंशियल डिफरेंस है इस सर्किट की, और ये आप वेरी कर सकते हो चीज़ें। और आपके पास क्या है, यहाँ पे एक सर्किट है, ठीक है, और ये जो वायर है ये एक वायर होता है लगभग 1 मीटर का, इसकी रेंज अपन मान लेते हैं कैपिटल L है। ये जो वायर होता है इसकी कैपिटल की वैल्यू यूजुअली 1 मीटर रहती है लैब एक्सपेरिमेंट में, और ये एकदम यूनिफॉर्म वायर होता है, तो इसके अक्रॉस जो है वोल्टेज एकदम अच्छे से करेगा वेरी। तो अब एक बार के लिए आप इसको भूल जाओ, ये अब ये क्या मैं बताता हूँ, ये एक गैल्वेनोमीटर है जो बेसिकली डिटेक्ट करता है कि इस ब्रांच के अंदर करंट है या नहीं है। तो आपने इसको हवा में भी लटका रखा है, ये सर्किट अभी क्लोज्ड है, बिल्कुल कुछ भी नहीं हो रहा है इसमें, और ये सारा सर्किट जो है अभी, सॉरी ये सर्किट ओपन है, ये सर्किट क्लोज्ड है, इसमें करंट फ्लो होगा। करंट कितना फ्लो होगा, V0/L। अब अपन क्या करते हैं, तो एक बात बताओ, अगर ये पॉइंट A है और ये पॉइंट अगर कोई पॉइंट P ले लिया, क्योंकि ये जो आपका ये है वायर एकदम यूनिफॉर्म वायर है, तो क्या अपन ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो A और P के बीच में जो वोल्टेज होगी, ये अगर डिस्टेंस ये अगर L है तो ये L V0/L होगी, इतना बोल सकते हो कि यूनिफॉर्म पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। समझ आ रहा है इतना, ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शन, कि अगर इस पूरे के अंदर इतना ड्रॉप हो रहा है V0, तो इतने के अंदर V0/L इंटू L ड्रॉप होगा, ठीक है। तो अब अपन क्या करते हैं, अब अपन यहाँ पे लाके एक जॉकी अड़ाते हैं, ठीक है, एक जॉकी, इसको जॉकी कहा जाता है, जॉकी पता नहीं क्यों कहते हैं। सो आपने क्या किया यार, ये जॉकी यहाँ पे जाके अड़ा दी। अब क्या होगा कि आप यहाँ पे अलग अलग एरिया पे टच करोगे, जब तक टच करोगे, जब तक आपको या तो आप एंड तक नहीं पहुँच जाते, या आपको कोई ऐसा पॉइंट नहीं मिलता जब इस गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 हो गया। गैल्वेनोमीटर के डिफ्लेक्शन का 0 होगा का मतलब क्या है कि इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा। करंट फ्लो तब नहीं होगा जब ये पोटेंशियल ड्रॉप और ये पोटेंशियल ड्रॉप बराबर हो जाए, यानी कि ये इक्वल टू ये। अब आपको V0 पता है, आपको कैपिटल L पता है, और L आप मेजर कर लो यहाँ पे, तो आपको बैटरी की EMF मिल जाएगी। समझे इतना। कई बार क्या होता है कि आप पूरे इसके अंदर सर्च करते हो तब भी नहीं मिलता, वो क्यों होता है, क्योंकि कभी क्या होता है कि आपके जो लेंथ है ना वो कम रह जाती है। जैसे कैपिटल L की मैक्सिमम वैल्यू कैपिटल L हो सकती है, तो अगर आपकी V0 बहुत कम है, V0 अगर बहुत कम है तो आप E तक पहुंच नहीं पाओगे बेसिकली। इसके लिए यहाँ पे एक वेरिएबल सर्किट बनाया जाता है, ये जो होता है इसको कहा जाता है रियोस्टैट। ये बेसिकली वेरिएबल रजिस्टर है, सच दैट इस सर्किट की रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हैं, सो दैट इसकी वोल्टेज चेंज हो जाए। तो आप एक्सपेरिमेंट में क्या करते हो, V0 को चेंज करते रहते हो जब तक आपको एक ऐसा V0 मिल जाए कि यार उसमें इसके बीच में कोई वैल्यू आ रही है, इसके बीच में वैल्यू कोई आ रही होती है, आप उसको प्लग करके निकाल लेते हो कि यार ये चीज़ है, ठीक है। समझे इतना, ये हुई एक बात। इससे आप कई सारी चीज़ें कर सकते हो। आप इससे EMF 2 कंपेयर कर सकते हो। तो आप क्या करो कि एक केस में आपने EMF बैटरी की निकाली तो L1 आई, एक केस में आपके पास L2 आई, तो अगर आपको इन दोनों कंपेयर करना डिवाइड कर लो तो L1/L2 हो जाएगा। समझे इतना क्या कह रहा हूँ,
तो बेसिकली ये व्हीटस्टोन ब्रिज टाइप की चीज़ है कि यार यहाँ पे आपका पोटेंशियल यहाँ का बराबर है, पोटेंशियल ड्रॉप इतना है, बैटरी की ईएमएफ आ गई, एकदम सिंपल सी चीज़ है, लोग कंफ्यूज होते रहते हैं इसमें। मैं तो इवन पढ़ाने का सोच नहीं रहा था कि यार बच्चे समझ जाएंगे, इतना दिमाग लोगों को चलाना चाहिए, लेकिन फिर मैंने वही चीज़ सोची कि मैं नहीं डालूंगा, एटलीस्ट कोई बच्चा होगा जो बोलेगा कि भैया आपने मुझे पोटेंशियोमीटर नहीं पढ़ाया, ये तो एनसीईआरटी में है, सर ने बोला था, इससे मैंने बताया। बट कितनी सिंपल चीज़ है, इसको कॉम्प्लिकेट करते हैं लोग, कुछ भी नहीं है, ये पोटेंशियल ड्रॉप बराबर, ये पोटेंशियल ड्रॉप खत्म बात, रेशियो प्रोपोर्शन है, रेशियो प्रोपोर्शन प्लस क्लास 10th, बस यही है इसमें। अब अपन एक तो और चीज़ देखते हैं कि आपको अगर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी निकालनी है तो कैसे करेंगे। तो आप क्या करो, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आर निकाल लो, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस जैसे कैपिटल स्मॉल आर थी, यहाँ पे कैपिटल आर का एक सर्किट है, दिख तो रहा है ना, बहुत ज़्यादा ऊपर तो नहीं हो गया, और ये कनेक्ट कर दो यहाँ पे, और यहाँ पे आप एक की निकाल लो, ठीक है। अब इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होती है, कई बार बैटरी की खुद की कोई रेजिस्टेंस होती है तो उसको स्मॉल आर कह देते हैं, उसको ऐसे अटैच कर देते हैं, ये सीरीज में हो जाती है बेसिकली सर्किट में, ठीक है, समझ गए ना इतना। तो इसको पता है बहुत सारी जगहों पे कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए बैटरी करके पढ़ाया जाता है, भाई क्या है यार ये भी तक रेजिस्टेंस ही है मेरे भाई, रेजिस्टेंस है, इसको डाल दो बस, लिख दिया कैपिटल आर, अब इसमें कुछ अलग रूल नहीं लगने वाला, ये सिंपल रेजिस्टेंस है, ये पैरेलल सीरीज में आ जाएगी, खत्म बात है ना। लोग कॉम्प्लिकेट करते रहते हैं चीज़ों को, कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, सिंप्लीफाई करना है। जो भी बच्चे बहुत अच्छी रैंक लाते हैं ना, जो बहुत टॉपर्स लोग होते हैं, वो कॉम्प्लिकेट नहीं करते, चीज़ों को सिंप्लीफाई करके पढ़ते हैं। जितना सिंपल सोचोगे उतना बढ़िया रैंक आएगा, ठीक है, सिंपल एकदम चिल दिमाग से सोचना है। तो आपको अगर ऐसे मेजरमेंट करनी है तो आप क्या करो, एक बार इसको आप खोल दो, मतलब ये सर्किट ओपन करो, तो आपके पास केवल ये सर्किट क्लोज रहेगा, तो इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है उसके अंदर हाँ, इसकी आप एक बार ईएमएफ निकालो, कितनी है, कितनी आएगी ये, जैसे L1 आई आपकी पहले, ये एक इक्वेशन। अब आप क्या करो, इसको की को क्लोज कर दो, इसका मतलब था की क्लोज्ड है, यानी कि अब इस सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि यार आपकी जब जॉकी बैलेंस थी ना, तो इसमें तो कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा था, इसके अगर अपन निकाल लेते हैं तो इसके अक्रॉस आपका पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा वो अपन निकाल लेते हैं। वो होगा आपका कितना, जो इसके अक्रॉस है, यानी I × R, तो ये इतना आ जाएगा आपका पोटेंशियल ड्रॉप। तो अब अपन कहेंगे कि ये पोटेंशियल ड्रॉप है इक्वल टू L2/L × V0। समझे मैंने क्या किया, मैंने एक बार ये सर्किट खोल के बात की कि अब बताओ कितना है, तो आपका कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा था इस सर्किट में, है ना। ये हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जबरदस्ती की ऐड की, अगर हमें इस बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है तो मैंने ये ऐड की और फिर हमने निकाला। तो यार ये अभी क्लोज ओपन है सर्किट की, ये वाली चीज़ है ही नहीं अभी, तो इसमें फ्लो होगा केवल करंट। तो अपन ने क्या किया, ये नॉर्मल चीज़ कर ली, अब अपन इस सर्किट को क्लोज कर दिया, तो ये ऐसा हो गया। अब इस सर्किट में भी करंट फ्लो होगा। अब यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस्ड है सब कुछ, यहाँ का पोटेंशियल इक्वल टू यहाँ का पोटेंशियल कंडीशन में पहुँच चुके हैं, फिर बात कर रहे हैं ये। तो अपन इसके अंदर निकालते कि इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप इक्वल टू इसके क्रॉस, यानी I × R, I कितना है, E/R+R, सिंपल दिख रहा है यार, कैपिटल आर और स्मॉल आर की सीरीज में रेजिस्टेंस है, ईएमएफ है, इतना करंट होगा और इतना इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप। तो वो हमने अब सेकंड टाइम इक्वेट कर दिया इसके, समझ आ रहा है क्या क्या किया। और इससे अपन फिर निकाल सकते हैं कैपिटल आर के बेसिस पे स्मॉल आर की वैल्यू, कैपिटल आर हमें पता होता है। तो पोटेंशियोमीटर कुछ भी नहीं है, आप दो सर्किट लेते हो, एक आपका पोटेंशियोमीटर ब्रिज, एक लेते हो आप ये, ठीक है। यहाँ पे ऊपर कुछ भी तिगड़म हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। आपको कुछ भी नहीं करना है कि आप जॉकी को तब तक यहाँ पे ऐसे हिलाते रहते हो जब तक आपको एक ऐसा पॉइंट नहीं मिल जाता जब करंट आना बंद हो गया। करंट आना बंद हो गया यानी कि यहाँ पे और यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप बराबर है। आपने ये रीडिंग ले ली, आपको ये पता था, आपको ये पता था, तो आपने ये चीज़ निकाल ली। इससे हमें इस चीज़ के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप पता चल जाता है। अब ये पोटेंशियल ड्रॉप कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, ये पोटेंशियल ड्रॉप डिवाइस मेजर करने का काम है। अब यहाँ पे कैपेसिटर लगा दिया तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, कैपेसिटर लगा दिया कोई बात नहीं, पोटेंशियल ड्रॉप मिल गया, निकाल लो आंसर। यहाँ रजिस्टर लगा दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पोटेंशियल ड्रॉप मिल गया, निकाल लो आंसर। इंडक्टर लगा दिया तो भी निकाल लेंगे, समझ गए, है ना। चीज़ों को सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनाया कि यार कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आ गया कि कैपेसिटर लगा, दिमाग हो जाए भाई कैपेसिटर तो पढ़ा ही नहीं मैंने, तो क्या इसमें है क्या, वोल्टेज निकल गया, कैपेसिटर लगा के कैपेसिटर के साथ वोल्टेज वाला सर्किट कराया मैंने, तुम्हें कराया, पोटेंशियोमीटर से निकालना सिखाया वोल्टेज, दोनों को कंबाइन ही तो किया है, और क्या किया है, ठीक है। तो आई होप काफ़ी एग्रेसिव हो गया अभी मैं। सो मेरा पॉइंट ये था कि यार ये पोटेंशियोमीटर की बात अपन ने कर ली, तो अब अपना इलेक्ट्रिक करंट पूरा अच्छे से कवरेज हो गया, अच्छे से कवरेज हो गया बहुत। मैंने तुम्हें सारी चीज़ें बताई कि रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, उसके क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। KVL KCL से काफ़ी क्वेश्चन आएंगे कि आपको सर्किट्स वगैरह सॉल्व करने हैं, पोटेंशियोमीटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर, ये सबसे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो मैंने आपको सारे तरह के क्वेश्चन ऑलमोस्ट कराएं। अब आप जाके क्वेश्चन बैंक्स वगैरह लीजिए, अच्छे से चीज़ें बनाइए, अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट यार, है ना।
और अपन नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई एम श्योर दैट यू एंजॉयड इट। यदि आप अपनी पूरी जेई प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे जेई के फुल कोर्स का लिंक मिल जाएगा। इस कोर्स में आपको जो यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग के वीडियोस मिलते हैं उसके कंपेयर में बहुत ज़्यादा कंटेंट है एंड आपको यहाँ पे प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन, टेस्ट सीरीज विद सॉल्यूशन दी मिलती है। इट्स अ कंप्लीट सॉल्यूशन, यू कैन रिलाई ऑन इट। आप यदि किसी कोचिंग जाते हैं या अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, इन बोथ केसेस इट विल बी वेरी यूजफुल, सो डू चेक इट आउट। ओके, इसके अलावा मेरे जेई के फ्री नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड है एंड डिस्क्रिप्शन में और भी मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स डाले हुए हैं, जैसे द बुक्स दैट आई रिकमेंड, माय सोशल मीडिया एंड माय न्यूज़लेटर इन केस यू वांट मोर कंटेंट और इफ यू वांट टू अप्रोच मी विद एनी डाउट्स और सजेशन। नोट्स हैं नीट के स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, स्टार्टअप एंथुसियास्ट के लिए भी, ओलंपियाड एंथुसियास्ट के लिए भी कोर्सेज हैं, तो चेक जरूर कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन, आपको काफ़ी यूजफुल रिसोर्सेज वहाँ मिलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर सच वीडियोज़। गुड लक।